धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। इजराइल पैलेस्टाइन क्लेश से जुड़ा हुआ, जी हां, इजराइल पैलेस्टाइन क्लेश से जुड़ा हुआ ताजा बुलेटिन लेकर रोजाना की तरह फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। दो हिस्से में पूरा बुलेटिन आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और उससे पहले कुछ खास खबरें उन पर आपकी नजर डलवाऊं। बता देना चाहता हूं, कल से एक समस्या हो गई है। हम लोग YouTube पर लाइव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होता है, मतलब तमाम चीज़ें लगा देने के बाद आप लोग जुड़ भी जाते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाती है, वैसे ही बैक मार जाता है। फिर उसके बाद रिज्यूम का ऑप्शन आता है, रिज्यूम करते हैं, लेकिन फिर भी जो है लाइव स्ट्रीमिंग नहीं चल पाती है। फिर बार बार वो बैक करता रहता है। इसको लेकर यूट्यूब से भी बात की, इसको लेकर मोबाइल कंपनी से भी बात की, तमाम ऐप जो हैं वो भी अपडेट किए, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। ना जाने क्यों समस्या पैदा होगी। मोबाइल बदल के भी देख लिया, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। अब क्या कर सकते हैं भाई, संस्कारी कुछ कर रहे होंगे या दुकान जो है छोटी सी, ये भी आंखों में अखर रही होगी, कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होंगी। देखते हैं कैसे इसका समाधान निकल पाता है। किसी एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, देखिए मैं अखबार का जो है पत्रकार रहा हूँ, दो पेज एक साथ लिख सकता हूँ, मुझे जिम्मेदारी दे दीजिए। ये टेक्निकल चीज़ें उतनी मेरी समझ में आती नहीं हैं। तो अब शुरुआत करते हैं ख़बरों की। और सबसे पहला जो अपडेट है ख़ास खबरों में, उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर 6 ज़िलों में आज 26 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले चरण में 24 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। तीसरे चरण के तहत 1 अक्टूबर को चुनाव होगा, 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आएंगे। पहले 4 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आने थे, लेकिन हरियाणा में मांग उठी और उसके बाद चुनाव आयोग को, संस्कारी को पता चला, अरे 1 अक्टूबर को तो छुट्टी है, हरियाणा में वोटिंग कम हो सकती है, तो उसने हरियाणा की वोटिंग का टाइम बढ़ाकर कर दिया 5 अक्टूबर। बड़े संस्कारी लोग अब इस देश में सत्ता में बैठे हैं। दिव्य भव्य ज्ञान उनको कहीं से भी हो जाता है। जैसे अमित शाह को कल दिव्य भव्य ज्ञान हो गया, चुन चुन कर रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों को निकाल डालूंगा। क्यों भैया, गृह मंत्री नहीं हो गए इस देश के? 10 साल से इस देश में चल क्या रहा है? तुम्हारी तो सरकार है, कैसे आ जाते हैं यहाँ तक ये? अब संस्कारियों से जब बांग्लादेश पूछता है कि कितने हमारे यहाँ के लोग हैं, तो जब कोई जवाब नहीं देते। लेकिन इस बार वहाँ पे शेख हसीना की सरकार नहीं है, वहाँ का विदेश मंत्रालय भड़क गया है, उसने भारतीय दूत को तलब कर लिया। इसको लेकर बात करेंगे वैश्विक हलचल के ताज़ा बुलेटिन में कृष्णकांत जी के साथ। दिव्य ज्ञान कंगना राणावत को भी हो गया है। वो कल तक कह रही थी कि सारा पैसा हिमाचल प्रदेश की सरकार जो केंद्र सरकार से मिलता है, उसे उठाकर सोनिया गांधी के पास भेज देती है। बताइए, संस्कारी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, हिमाचल प्रदेश की सरकार को कहना चाहिए था चल बता प्रूफ कर, और नहीं तो मोदी सरकार को इसको बुला लेना चाहिए था कि आजा संस्कारी, बता तेरे पास क्या सबूत है, हम अभी 2 मिनट में हिमाचल प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर देंगे, सोनिया गांधी को जेल में डाल देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। वो कल कह रही है कि कृषि कानून वापस लाए जाए। अब वो खुद नहीं बोल रही है, उससे संघी बुलवा रहे हैं। संघी पहले माहौल बनाते हैं, ये देखो ये बाबरी मस्जिद नहीं है, इसमें से मंदिर मूर्तियां प्रकट हो गई हैं, ये मंदिर है, ये मस्जिद तोड़कर बनाया गया मंदिर है, ये कलंक है, इसको मिटा दो। और दिन के उजाले में बम लगवा कर मस्जिद को तुड़वा देती है, और उसके बाद फिर उसी ज़मीन पर दिव्य भव्य मंदिर बनाकर ये दिखाने की कोशिश करती है कि बहुत बड़ा संस्कार किया है। तो आरएसएस हमेशा से ऐसा ही करता है, धीरे धीरे वो माहौल बना रहा है। लगता है कृषि कानून वापस लाए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने कह दिया है कि तुम्हारी औकात हो तो ला के दिखाओ। यूपी में आदित्यनाथ योगी ने कलेजे पर पत्थर रखते हुए अपनी जाति से ताल्लुक रखने वाले, यानी कि ठाकुर जाति से आने वाले अनुज प्रताप सिंह को क्या मरवाया कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी कहने लगा, योगी जी मैं भी आपका अनुसरण करूंगा, मेरा नाम एकनाथ शिंदे है, मैं अपनी जाति से ताल्लुक रखने वाले एकनाथ शिंदे को जेल से निकलवा कर मरवाऊंगा। उसने एनकाउंटर में उसको ढेर करवा दिया। हालांकि पूरा मामला तूल पकड़ गया है। एक अक्षय शिंदे का बाप जो हाईकोर्ट पहुंच गया है। तमाम विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठा दिया है। सब लोग कह रहे हैं कि असल में बदलापुर का जो स्कूल है, जो ठाणे जिले में स्थित है, वो आरएसएस का स्कूल है, और वहां पे बच्चों के साथ जो दरिंदगी हुई थी उसमें अकेला अक्षय शिंदे शामिल नहीं था, आरएसएस के बड़े संस्कारी भी शामिल थे। उनको बचाने के लिए सब किया गया है। तो ये एक मुद्दा चल रहा है। लेकिन आदित्यनाथ योगी ने मामले को मैनेज करने के लिए, क्योंकि लोग कह रहे थे अरे ठाकुर बाबा ठाकुर को मरवा रहे हो, तो हुक्म दे दिया पुलिस को कि जाओ किसी मुल्लान को ठोक दो। तो गाजीपुर में लेकर मुख्तार अंसारी के गढ़ में, अफजाल अंसारी के गढ़ में जाहिद और सोनू नाम के एक मुल्ला को ठोक दिया गया एनकाउंटर में, और कहा गया कि वो शराब माफिया था, शराब तस्कर था। ट्रेन के अंदर उसने आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या कर दी थी। ओ कहाँ ले जाऊँ, इतने हुस्न को अल्लाह ने दे दिया है, संभाले नहीं संभल रहा है मुझसे। इसके अलावा बात करें तो जैसी उम्मीद जता रही थी वैसे ही कर्नाटक हाईकोर्ट से फैसला आया। सिद्धारमैया को राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने जो आदेश दिया है जांच कराने का, वो जांच होगी। अब उसके बाद सिद्धारमैया की कुर्सी पर तलवार लटक रही है। तो 2 सवाल पैदा हो रहे हैं। एक तो सिद्धारमैया को कुर्सी से हटा दिया जाए, जेल चला जाए, डीके शिव कुमार की बल्ले बल्ले हो जाए, क्योंकि वही प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन उनको एंड टाइम पे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया।
तो उनका अरमान पूरा हो जाएगा। दूसरा, संस्कारी भाजपाई जो है एक और मुख्यमंत्री को जेल भेजकर 56 इंच का सीना फुला सकते हैं। तीसरा सवाल जो कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि आखिर बसवराज बोम्मई जब 40% कमीशन लेता था कर्नाटक में और इस चुनाव में इसको मुद्दा बनाकर जीते हो तुम लोग, तो कब उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे? जबकि यहाँ का एक मंत्री था ईश्वरप्पा, उसके खिलाफ तो भाजपा का एक कार्यकर्ता 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाते हुए सुसाइड करके भी मर गया था, लेकिन फिर भी कोई जांच आज तक नहीं की जा रही है। ठीक उसी तरीके से हो रहा है जैसे उद्धव ठाकरे जब सीएम बन गए तो लोगों को लगने लगा कि जज लोया मामले की जांच हो जाएगी, अब अमित शाह नहीं बच पाएंगे, ये चाणक्य को कौन बचाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ, जज लोयल मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। ये संस्कारी हमेशा से ऐसा ही करते हैं। कौन से वाले संस्कारी? विपक्ष वाले संस्कारी जो हैं, ये पालते हैं इनको। वरना आप सोचिए कैसे कैसे मामले इनके खिलाफ दर्ज थे और ये सत्ता के शीर्ष तक कैसे पहुंचे, और क्या इनको यहां तक पहुंच जाना चाहिए था। अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। जंग यानी जुल्म का आज हो चुका है 353वां दिन। जी हां, दिनों के हिसाब से अगर बात करें तो 11 महीने 354वां दिन, 24 दिन हो चुके हैं, यानी कि महज 5 दिन बाकी बचे हैं। मंगलवार के रोज दिनों के हिसाब से 12 महीने यानी कि साल भर का वक्त मुकम्मल हो जाएगा। मौतों का आंकड़ा 42,000 की ओर बढ़ रहा है, 41,500 को पार कर चुका है। कल भी यहाँ पर 40 से ज़्यादा लोगों की जिंदगियां ले ली गई, सैकड़ों लोगों को यहाँ पर घायल कर दिया गया, गोलियां मारकर, बम बरसाकर बेरहमी से उनकी हत्याएं की जा रही है। इसके अलावा इंटरनेट तो बंद किया गया, कई सारे इलाकों में बारिश भी यहाँ के लोगों के लिए तबाही बन गई है। सिर पर रहने की जगह नहीं है, कोई छिपने की जगह नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल धर्म भरम कर दिए गए हैं। पिछले 15 दिन के दौरान 21 स्कूल तोड़े जा चुके हैं, तबाह किए जा चुके हैं, बम बरसा कर। अब यहाँ बारिश भी जो है वो उनके लिए तबाही लेकर आई है, मुसीबत लेकर आई है। इसके अलावा बात करें तो वहीं लेबनान में जो है फिर से हमले किए हैं आईडीएफ ने, और आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। वहाँ पर मौतों का आंकड़ा 590 पहुँच चुका है। ये पिछले 3 दिनों के दौरान वहाँ पर मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या एम्बुलेंस है, क्या अस्पताल है, क्या स्कूल है, क्या मीडिया का पत्रकार है, उस तक को निशाना बनाया जा रहा है, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। हमले में हिजबुल्लाह के एक लीडर के मरने की बात कही गई, जिनका नाम है अली कराकी, लेकिन बाद में पता चला कि वो घायल हैं, जिंदा हैं। लेकिन आज दूसरी खबर आ गई कि एक और बड़े लीडर जिनको रॉकेट कमांडर के नाम से जाना जाता था, रॉकेट चलाने वाले वो चीफ थे, और उनको जो है मार दिया गया है। जो है उनका नाम हमारे पास है, वो बताता हूँ मैं आपको। जो है ये मैंने लिखा, इब्राहिम मोहम्मद कवासी, इनको मार दिया गया। इस बात की पुष्टि हिजबुल्लाह की तरफ से भी कर दी गई है। इसके अलावा 7 दिन के लिए पूरे लेबनान में स्कूल तमाम बंद कर दिए गए हैं। लोग साउथ लेबनान से बैरूत की तरफ भाग रहे हैं। जो भी उनको मिल रहा है, जो भी सामान वो ले जा पा रहे हैं, वो तमाम ले जा पा रहे हैं। वो तमाम तरीके की भयावह तस्वीरें सामने आ ही रही हैं। इसके अलावा आज जो है हिजबुल्लाह ने मध्य इजराइल पर यानी कि सेंट्रल इजराइल पर एक तरीके से कह सकते हैं सीधे तेल अवीव पर मिसाइल चला दी है। हालांकि इजराइल का दावा यह है कि जितनी भी मिसाइलें चलाई गई हैं उनको निष्क्रिय कर दिया गया है। कोई मिसाइल किसी भी तरीके से कोई भी टारगेट को नहीं भेद पाई है, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर हमले कर रहा था, लेकिन उसने मध्य इजराइल पर हमला करके एक बड़ा संकेत दे दिया, क्योंकि लोग उसकी भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं कि जब इजराइल हमले कर रहा है, अंदर घुस घुस के आम शहरियों को मार रहा है, तो हिजबुल्लाह अपने हथियारों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है, सिर्फ रॉकेट क्यों चला रहा है? अभी भी वो सिर्फ हवाई सिर्फ रॉकेटबाजी में ही क्यों लगा हुआ है? तो पूरे इजराइल में इमरजेंसी लागू कर दी गई है, पूरे इजराइल के अंदर। और यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि मध्य जो इजराइल है वहाँ पे किसी तरीके के स्कूल बंद नहीं किए गए हैं। हाइफा में जो एक अंडर ग्राउंड पार्किंग है, उस अंडरग्राउंड पार्किंग के तीन मंजिल नीचे जाके एक यहाँ का सबसे बड़ा अस्पताल है इजराइल का हाइफा में, उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि हालात कैसे भी हो सकते हैं, तो अस्पताल तो चाहिए ही, तो वहाँ पे कर दिया गया। इसके अलावा खबर है यूएनजीए में जो मीटिंग है, जो मीटिंग चल रही है, उसमें फ़िलिस्तीन समर्थित जो कार्यकर्ता हैं मीटिंग के बाहर पहुँच गए। उन्होंने वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, आवाज़ उठाई और बाइडेन पे दबाव बनाया कि इजराइल की इस दरिंदगी के साथ खड़ा होना बंद करे, उसकी इस दौर में मदद करना बंद करे। लेकिन बाइडेन नहीं मानने वाला है, ये आप सीधा मान के चलिए। इसके अलावा हरेदीन यहूदी जो हैं वो प्रदर्शन करने के लिए उतरे, वो कह रहे हैं वो आईडीएफ में शामिल नहीं होंगे, तो पुलिस ने उनके ऊपर डंडा बजा दिया। डंडा बजाते हुए तस्वीरें उनकी कैमरे में कैद हो गई हैं। तो इजराइल के अंदर भी ये सब चीज़ें चल रही हैं। बात करते हैं कूटनीतिक समाचारों की। इसमें जो सबसे पहला अपडेट है वो हमारे पास है लेबनान से। लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा कि उनके देश में जो हमले हुए थे उसके चलते वो यूएनजीए मीटिंग में शामिल होने के लिए देर से जा रहे हैं, और अब वो जा रहे हैं तो वो अब इस मामले को वहाँ गंभीरता से उठाएंगे। हमारे ऊपर जंग थोपी जा रही है, हम जंग नहीं करना चाहते।
चाहते हैं। यही बात है असल। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, लेबनान जो है वो ईसाइयों का देश है, 40% भले ही ईसाइयों की आबादी हो, लेकिन वहाँ के संविधान के मुताबिक वो मुस्लिम देश नहीं है। तो वहाँ हिजबुल्लाह जो है एकदम से कुछ कर नहीं सकता है। हिजबुल्लाह भी चाहता है कि हमले हों इजराइल के, और वहाँ की सरकार हिजबुल्लाह से खुद कहे कि तुम हमें बचा लो, जैसे तुमने 2006 में 34 दिनों की जंग चलाकर बचाया था, हमारे इलाके को आज़ाद कराया था। ये एक टैक्टिस हो सकती है, इसलिए हिजबुल्लाह अभी इतने तेज़ हमले नहीं कर रहा है। वैसे किसी एक्सपर्ट से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात करें तो 2 नेशन सॉल्यूशन चाहते हैं, और जो है बंधक को रिहाई चाहते हैं, जंगबंदी चाहते हैं, लेबनान को गाज़ा नहीं बनने देना चाहते हैं। ये तमाम बातें करते हुए बाइडन ने कल यूएनजीए में जो दरिंदगी दिखाई है अपनी, वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए, मजम्मत की जाए, उतनी कम है, क्योंकि बाइडन ने आगे कहा कि इजराइल को अपने खिलाफ आगे भविष्य में होने वाली ताकतों को ख़त्म करने का अधिकार है। यानी वो जो साल भर से गाज़ा में आम लोगों को मार रहा है, वो तमाम वो आम लोग हैं जो इजराइल के लिए ख़तरा पैदा कर सकते हैं, और अब वो लेबनान में जो आम लोगों को मार रहा है, वो तमाम वो लोग हैं जो भविष्य में इजराइल को ख़तरा पैदा कर सकते हैं। और इस काम में हम इजराइल की मदद करेंगे। लोगों को, यानी कि दुनिया को नहीं भूलना चाहिए कि 7 अक्टूबर को इजराइल में क्या हुआ था। ये दरिंदगी पना दिखाया है। आलोचना हो रही है बाइडन के इस बयान की, लेकिन बाइडन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो फिर से एक बार अपने आप को जायनिस्ट दिखाने में लगा हुआ है। इसके अलावा बात करें, जब तक एक यहूदी को जो उत्तरी इजराइल छोड़कर भागा हुआ है उसके घर पर हम वापस नहीं भेज देंगे, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। हम लेबनान में हमले करते रहेंगे, हम हिजबुल्लाह को टारगेट करते रहेंगे। योआव गैलेंट ने वीडियो जारी करके ये एक बात कही है। इसके अलावा बॉर्डर पे पहुंचा है और अपनी फौज से भी मिला है। माना जा रहा है कि ज़मीनी हमला भी लेबनान पर शुरू किया जा सकता है। अब इससे कोई पूछे कि तेरी तो कुर्सी जाने वाली थी, अगर वो जो है सारा नाम का जो था, अगर वो रक्षा मंत्री बनने से ना इनकार करता। इसके अलावा बात करें तो हिजबुल्लाह के हवाले से खबर है, एक मैसेज भेजे जा रहे हैं लेबनान के लोगों को कि हिजबुल्लाह से दूर हो जाओ, तभी सुरक्षित रहोगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले पेजर को बम बना दिया, फिर वॉकी टॉकी तक को बम बना दिया, और अब क्या मोबाइल को भी हैक कर लिया है इसराइल ने, और ये संदेश इसराइल की ओर से भेजे जा रहे हैं। इसकी क्या जांच होगी? वॉकी टॉकी और पेजर हमलों के बाद ईरान भी सख्ते में है। ईरान का IRGC जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल करता है, जो उसको चाइना और रूस से मिली हुई हैं, क्योंकि वो तो ख़रीदारी कर सकता है, वो कोई आतंकवादी देश तो है नहीं। हिजबुल्लाह पे जैसे प्रतिबंध लगा हुआ है, वो सीधे डील नहीं कर सकता है। फिर भी ये डरा हुआ है, और डरने की बात नहीं है भाई। दूध का झला छाछ फूक फूक के पिएगा, आप जानते ही हैं। तो वो एहतियातन इन तमाम चीज़ों की जाँच कर रहा है। इस जाँच के आड़ में वो ये भी पता लगाएगा कि हिजबुल्लाह में जो बम बने हैं हिजबुल्लाह के लिए, पेजर और वॉकी टॉकी, वो आखिर कैसे बने, कहाँ से बने। तो अपने यहाँ कुछ करोगे, अपने यहाँ डब्बा खोल के देखोगे तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। इसके अलावा बात करें तो हिजबुल्लाह की ताकत को कम करके ना आके जो है दुनिया, ये बात कही है अमेरिका में मौजूद, आप जानते हैं UNGA मीटिंग में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री भी गया हुआ, ईरान का राष्ट्रपति भी गया हुआ वहाँ पे। तो वहाँ ये बात कही गई। अच्छी बात है, चलिए कौन मना कर रहा है। हम भी यही कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के पास जिस तरीके की ताकत है वो उसका मुजाहिरा प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहा। इसके अलावा बात करें, जिस तरह से हिटलर पर हमला किया गया था, सब लोग इकट्ठे होकर हिटलर की दरिंदगी के खिलाफ खड़े हुए थे और उसे ठिकाने लगा दिया था, वैसे ही नेतन्याहू के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। UNGA में कल ये बात तुर्की के सदर यानी कि राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने कही है। तो भाषणवीर तो हैं, कुछ और नहीं कर सकते, कम से कम भाषण तो दे ही सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, वैश्विक हलचल के ताज़ा बुलेटिन में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, और किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे कि हिजबुल्लाह अभी भी मुक्के के जवाब में मुक्का नहीं हो रहा, अब तो सीधा बम फोड़ा जा रहा है, डंडा क्यों दिखा रहा है, वो क्यों हमले के जवाब में उस तरीके का हमला नहीं कर रहा है जिसकी उसे अपेक्षा की जा रही है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस्त मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।